बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का आपका जो सब्जेक्ट है इसके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में ही यानी कि 29 फरवरी 2024 को आपका ज्योग्राफी का जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है ये होने वाला है। और इसकी तैयारी के लिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन का ही समय बचा है। इसीलिए बच्चों आपके कम टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए कम टाइम में आपकी अच्छी तैयारी हो, प्रिपरेशन आपकी इंक्रीज हो, साथ ही साथ आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी होता चला जाए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसके सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बच्चों इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझेंगे। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। बेसिकली देखो, आपके ज्योग्राफी के बोर्ड एग्जाम के लिए हमने अपने चैनल पे 5+ इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाई हुई है। तो ये वीडियो इसी सीरीज में जो हमारा पेपर नंबर 1 है इसका पार्ट 2 का वीडियो रहेगा। ठीक है, जिस बच्चे ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है उसे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा। साथ ही जिसमें 5 सैंपल पर की वीडियोस होंगी उसका लिंक भी आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए अब हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए, सबसे पहले फ्रंट पेज पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। फ्रंट पेज में आपको यहाँ पे एक सीरीज मिलेगी। ठीक है, आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको कोई भी एक सेट मिलेगा और ये पेपर 4 के चारों सेटों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेक श्योर बच्चों की पेपर में आपके 2 मैप होने चाहिए और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 होंगे और 15 मिनट आपको पढ़ने के मिलते हैं। ज्योग्राफी जो है ये आपका 3 घंटे का सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और 70 मार्क्स का आपका ये आने वाला है। अब रही बात पेपर के पैटर्न की, तो पैटर्न बहुत ही आसान है। इसको समझने के लिए क्या करना है, आपको आपके पेपर के जो सामान्य निर्देश होते हैं ये पढ़ने हैं। ठीक है, पेपर के अंदर आपके 5 खंड होंगे A, B, C और D और आपके 30 प्रश्न होंगे, जिसमें से खंड A जो है आपका इसमें 1 से 17 होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि सेक्शन A में टोटल आपके 17 MCQs होंगे 17। ठीक है, फिर खंड B आ जाता है जिसमें 18 और 19 ये आपके स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, एक रहेगा पैसेज वाला एक चित्र वाला। ठीक है, फिर खंड सी आ जाता है, इसमें 20 से 23 ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के, यानी कि 3 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन, और इसमें एक वर्ल्ड वाले क्वेश्चन का और एक इंडिया वाले क्वेश्चन से आपको एक एक चॉइस मिल जाएगी, यानी कि 2 चॉइसेस। फिर खंड डी आ जाता है, तो 24 से 28 ये आपके दीर्घ प्रकार के प्रश्न होंगे और ये बेसिकली सेक्शन डी जो है ना वो अकेला 25 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें 5-5 नंबर के आपके टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आपको 2 क्वेश्चन में या फिर हो सकता है कि 3 क्वेश्चन में अथवा मिल जाएगा। ओके, फिर खंड ई जो है ये आपका 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें 29 जो है ये वर्ल्ड मैप का रहेगा 5 मार्क्स का और 30 जो है ये इंडिया मैप का रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, तो जिस भी बच्चे ने इस पेपर के पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो बहुत हाईली रिकमेंडेड है, जरूर देखना, क्योंकि उसमें इस पेपर के 35 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन कौन से, सेक्शन ए के 17 MCQ, सेक्शन बी के 3 नंबर के क्वेश्चन और सेक्शन सी के 3 नंबर के लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, तो पार्ट 1 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। आज हम समझेंगे सेक्शन डी और सेक्शन नंबर ई के बारे में। ओके बच्चों, तो शुरुआत करें। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझेंगे। ओके बच्चों, चलिए, पिछली वीडियो में सेक्शन ए डिस्कस किया था हमने, जिसमें MCQ बेस्ड हमारे क्वेश्चन थे। फिर हमने यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन नंबर बी डिस्कस किया था, जिसमें हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ वैसे पैसेज और कुछ चित्र वाले। फिर हमारा सेक्शन सी आ गया था बच्चों, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, इसको भी बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए, आज के इस पेपर का सबसे पहला हमारा सेक्शन और ओवरऑल पूरे पेपर का इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर डी, उससे अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए बड़े ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन ये है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि मान लेते ये हमारा भारत देश है। ठीक है, अब इसमें टोटल 28 स्टेट हैं, तो कहीं पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे कम है, कहीं पे पढ़ी लिखी है तो कहीं पे अनपढ़ है। तो कम या ज़्यादा जो है ऐसा क्यों होता है, इसके कारक आपको बताने हैं। तो आ जाइए एक एक करके सारी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। इसका आंसर ना बहुत ही छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसीलिए ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला कारण होता है बच्चों प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण इसमें देखी जाती है धरातल की बनावट, यानी कि जहाँ पे व्यक्ति, देखो व्यक्ति वहीं पे रहेगा जो धरातल ठीक ठाक हो। जैसे पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे कोई रहेगा नहीं, मैदानी इलाके में ज़्यादा बच्चे व्यक्ति रहेंगे, तो धरातल की बनावट देखी जाती है। फिर जलवायु देखते हैं, जलवायु अगर हमारे अनुकूल है तो वहाँ पे रहेंगे। फिर तीसरा मृदा देखी जाती है,
अब मृदा क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, वहाँ पे रहेंगे तो कृषि करनी होगी। अब कृषि के लिए मृदा उपजाऊपन होनी चाहिए। अब जैसे मैदानी इलाके हैं तो वहाँ पे मृदा कहीं पे अगर अच्छी है, उपजाऊ है, तो वहाँ पे लोग रहेंगे, ठीक है। फिर वनस्पति देखी जाती है, जीवन जीने योग्य। जल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पानी ही नहीं है जहाँ पे आप रहोगे, क्या वहाँ पे रहना चाहोगे? नहीं रहोगे, ठीक है। फिर खनिज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक कारक है ना बच्चों, ये अलग से आपके 5 नंबर में आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके दिया है। सेकंड क्वेश्चन, सांस्कृतिक कारक, इसमें क्या क्या आएंगे? बेसिकली आप जो है ना उसी जगह पे रहना पसंद करोगे जहाँ पे आपके धर्म को, आपकी भाषा को, आपकी संस्कृति को सम्मान मिले, आपके जैसे ही लोग रहते हो, वहीं पे तो रहेंगे आप, ठीक है। फिर बारी आती है आर्थिक कारक की। आर्थिक कारक कैसे डिपेंड होते हैं? तो बेसिकली ऐसे एरिया जहाँ पे आपको रोजगार मिले, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, आप पैसा कमा सकें, वहाँ पे रहेंगे। जहाँ पे आप व्यापार कर सकें, वहाँ पे रहना चाहोगे आप, ठीक है। जहाँ पर यातायात के साधन लाइक दिल्ली, मुंबई, ठीक है, ये हो गए, ठीक है, यहाँ पे यातायात के साधन बहुत अच्छे हैं, उद्योग भी शामिल होते हैं। उसके बाद में आते हैं राजनीतिक कारक। राजनीतिक उपद्रव यानी कि जो उठापटकी होती है राजनीति में नेताओं के द्वारा, इसकी हम बात कर रहे हैं। राजनीतिक कारक में राजनीतिक उपद्रव हो गए, ठीक है, या फिर आपका शोषण करना, अशांति फैला होना, युद्ध होना या फिर गृह युद्ध होना, ये सभी जो कारक हैं वो क्या करते हैं कि व्यक्ति को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और फिर वो कहीं और जाके बस जाते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए अलग अलग बहुत सारे कारक हैं, जिसमें सबसे पहले हमने प्राकृतिक देखे, ठीक है, फिर सांस्कृतिक, फिर आर्थिक और फिर राजनीतिक। इन्हीं को आपको एक एक सेंटेंस में, जैसे धरातल की बनावट है एक सेंटेंस में, जलवायु एक सेंटेंस में, इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर देना बस, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है कि किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहां के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये कार्बोहाइड्रेट फिजिकल का था बेसिकली, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम भारत की ही बात कर लेते हैं। तो भारत की जनसंख्या है वो ओवरऑल अभी के टाइम पे कितनी है? 1.30 करोड़ है, ठीक है। अब यही जनसंख्या मान लेते हैं अगर तीव्र गति से बढ़ी और 2024 के एंड होते होते ये जनसंख्या होगी मान लेते हैं 2 करोड़, तो भारत की आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा जनसंख्या बढ़ने के? तो आ जाइए देखते हैं, और इसी को आप किसी भी देश से संबंध कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट से पहले ये देखो कि जनसंख्या जब तीव्र गति से बढ़ती है तो इससे आर्थिक और सामाजिक सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहला होता है बच्चों भोजन की समस्या। कैसे? भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं इसकी आवश्यकता की पूर्ति कठिन हो जाएगी, क्योंकि मान लेते एग्जाम्पल के लिए टोटल भारत में ना 100 हॉस्पिटल हैं। अब ये 100 हॉस्पिटल जो है कुल मिला के अपनी कितनी भी मेहनत करें, ये अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ व्यक्ति को दे सकते हैं। अब वही जनसंख्या हो गई है 2 करोड़। अब बीमार ज़्यादा होने लगे तो क्या ये 100 अस्पताल इसको दवा दे पाएंगे, इसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं पाएंगी, ठीक है। और जब जनसंख्या ज़्यादा होती है ना तो सरकार भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। दूसरा, आवास की समस्या। निवास स्थानों की कमी होती जाएगी, अभी तो हो ही रही है। जैसे लाखों झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं लोग यहाँ पे निवास करते हैं, और आज के टाइम पे सरकार क्या कर रही है कि ऐसे झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ रही है, ठीक है, और कहती है कि हम आपके लिए अच्छा घर बनाएंगे, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आवास की समस्या हो जाएगी बेसिकली, ज़्यादा लोग होंगे तो। फिर होगी बेरोजगारी, ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी रोजगार के अवसर कम होते जाएंगे, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट की कोई जॉब निकलती है तो मान लेते पद अगर 1000 है ना तो उस पर आवेदन करने वाले कितने होते हैं? 10 लाख, 20 लाख, जो कि बेरोजगारी के आंकड़े को दर्शाते हैं, जो कि कितना है? 0.001% है बेसिकली, है ना। तो इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, ओके। अभी है, जनसंख्या और बढ़ेगी तो और बढ़ जाएगी। दूसरा है निम्न स्तर जीवन। ऊपर हमने जो 3 बातें डिस्कस की हैं इन सभी की वजह से जो प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि एक व्यक्ति जो है जितना कमाता है उससे कम होगा तो उसका जीवन स्तर नीचे हो जाएगा। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए क्या करेंगे? जो कृषि योग्य भूमि होगी उस पर दबाव बनेगा तो कृषि पर अधिक दबाव हो जाएगा। बचत में कमी हो जाएगी, वस्तुएं सेवाएं जो हैं इनकी कीमतें बढ़ने लगेंगी, बचत कम हो जाएगी लोगों की, और स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं। तो एक क्षेत्र की, एक देश की जब जनसंख्या बढ़ती है तो इस प्रकार से उस पर प्रभाव पड़ता है, ओके। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो यहाँ से देख लीजिए कि डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले नेचुरल फैक्टर्स क्या होते हैं?
कल्चर फैक्टर क्या होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं और पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद व्हाट इफेक्ट डज रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ कंट्री हैव ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये कहाँ चला गया, हाँ देखिए सबसे पहला होता है प्रॉब्लम ऑफ फूड, हाउसिंग प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोर प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, डिक्रीज इन सेविंग्स एंड हेल्थ, इस प्रकार से। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, अब ध्यान से पढ़ो बच्चों। 25 में कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। ओके, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है इसमें 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक जो 4 अवस्थाएं स्पष्ट दिखाई देती है उसका वर्णन कीजिए। यानी कि हमारी जो 4 अवस्थाएं हैं आपको उसका वर्णन करना है और बताना है जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है। तो जैसे कि नाम से पता चलता है कि जनसंख्या में वृद्धि होना, जिसे क्या बोलते हैं, किसी एक विशेष क्षेत्र में विशेष समय अवधि में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वह जनसंख्या वृद्धि दर होती है। अर्थात मान लेते हैं किसी विशेष क्षेत्र में, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने एरिया ले लिया है यूपी, ठीक है, किसी विशेष समय अवधि में, यानी कि हमने मान लेते हैं 2024 ले लिया पूरा का पूरा ईयर, तो इस 2024 में यूपी के अंदर जितनी भी जनसंख्या कम होगी या ज़्यादा होगी उन सभी को जब हम परसेंटेज में दिखाएंगे तो ये कहलाएगी जनसंख्या की वृद्धि दर। और ये 2 प्रकार की होती है, एक तो नकारात्मक भी हो सकती है क्योंकि जनसंख्या कम भी तो हो सकती है, और एक सकारात्मक यानी कि धनात्मक जिसे बोलते हैं, यानी कि प्लस भी हो सकती है ना। तो इस प्रकार से आपको बताना था। अब 4 अवस्थाएं ध्यान से देखो। 4 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था है बच्चों स्थिर वृद्धि की अवस्था। कैसे, 1921 से पहले की इसमें बात है। हुआ ये कि इस दौरान क्या था, इस अवधि में जो वृद्धि दर थी वो बहुत ही निम्न थी। क्यों भाई, यहाँ तक कि ये देखा गया कि 1921 से 31 के दौरान जो वृद्धि थी ना वो ऋणात्मक रही थी। ऐसा क्यों था, क्योंकि जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही ऊंची थी, जिससे वृद्धि दर बहुत ही निम्न थी। जन्म दर भी ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हमने बात बताई थी आपको, है ना, कि उस सैनिक जो मारे गए थे वो भी इसमें हमने कंक्लूड किए थे। तो इसीलिए तो मृत्यु भी ज़्यादा थी और जन्म भी ज़्यादा थे। दूसरा है निरंतर वृद्धि की दर। 1921 से 51 तक जो जनसंख्या वृद्धि थी, ठीक है, इसमें वृद्धि हुई। ऐसा क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही थी, इसीलिए मृत्यु प्रेरित वृद्धि इसमें देखी गई। उसके बाद तीसरी अवस्था थी तीव्र वृद्धि की अवस्था, 1951 से 81 तक। इस अवधि में भारत में जनसंख्या विस्फोट की वृद्धि के नाम से जानते हैं। तो एमसीक्यू में आए कि जनसंख्या विस्फोट की वृद्धि के नाम से किसे जानते हैं, तीव्र आर्थिक वृद्धि के 1951 से 81। हुआ क्या था इस दौरान जो डेवलपमेंट के कार्य थे वो तेजी से हो रहे थे, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था अभी, इसीलिए फिर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी। बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर में तीव्र ह्रास हुआ, यानी कि मृत्यु दर में कमी हुई और जन्म दर में उच्च वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, उसके बाद आती है चौथी, जो कि घटती वृद्धि की अवधि है 1981 से आज तक, यानी कि वर्तमान तक। तो 1981 से वर्तमान तक तो देश की जो जनसंख्या वृद्धि है ये ऊंची बनी रही। ठीक है, 1981 से वर्तमान तक पहले तो बहुत ज़्यादा रही जनसंख्या वृद्धि, लेकिन धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। मंद इसलिए पड़ने लगी क्योंकि विवाह की औसत आयु में वृद्धि हो गई। ठीक है, पहले 18 थी अब 22 हो गई है। स्त्रियों की शिक्षा में अब सुधार आ गया है। जनसंख्या नियंत्रण के कारगर उपाय जैसे परिवार नियोजन वगैरह, तो इससे वृद्धि जो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रही है। तो अब वृद्धि दर घट रही है। तो 4 हैं, एक तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम होना पहले में, दूसरे में निरंतर वृद्धि, तीसरे में तेजी से और चौथे में फिर घट जाना। ओके, तो ये 4 बातें थी। अब इसी को इंग्लिश में, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मीनिंग क्या है, और इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ में जो 4 बेसिकली मतलब स्टेजेस है उसको आपको बताना है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है और 4 स्टेजेस। तो पीरियड ऑफ स्टेबल ग्रोथ का पीरियड था 1921 से पहले का, पीरियड ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ 1921 से 51, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ 1951 से 81 एंड पीरियड ऑफ डिक्लाइन ग्रोथ 1981 से अभी तक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके यूं कह सकते हैं कि 5 नंबर के 5 क्वेश्चन, अरे 5 नहीं सर जी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन, ठीक है, इवन 3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों,
पाइपलाइन परिवहन के गुण एवं दोष बताइए। तो हो सकता है कि एक ही में पूछ ले, हो सकता है तो अलग में। ठीक है, तो देखो पाइपलाइन जो परिवहन होता है इसके माध्यम से जो भी तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि जल, यानी कि हमारे घर में जो मोटर लगा हुआ है उससे पानी आता है, वही पाइपलाइन का उदाहरण है। पेट्रोलियम, जैसे आप पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तो वही पेट्रोल इसी के माध्यम से आता है। गैसों का परिवहन, जैसे मान लेते हैं आपका एलपीजी सिलेंडर है तो वही तो पाइपलाइन के माध्यम से ही होता है ना, तो वही चीज़ है। तो इसी को हम पाइपलाइन बोल देते हैं। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं पाइपलाइन के, तो आ जाइए एक एक करके सारे के सारे लाभों को अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहला लाभ ये है कि पाइपलाइन को कठिन और जो ऊबड़ खाबड़ वाले भूभाग होते हैं यहाँ पर पानी के नीचे बिछाया जा सकता है, जमीन के नीचे नहीं तो पानी के नीचे बिछाया जा सकता है। ठीक है, पाइपलाइन के संचालन में और रखरखाव में खर्चा बहुत ही कम आता है सड़क की अपेक्षा। ठीक है, यह जलीय और जो गैसीय पदार्थ होते हैं इनका परिवहन तीव्र गति से, सस्ते और पर्यावरण हितैषी साधन के रूप में करते हैं क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं। ठीक है, चौथा पाइपलाइन जो है ये परिवहन में ईंधन की भी बचत होती है क्योंकि कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलती है, इसीलिए मौसम संबंधी दशाओं का प्रभाव नहीं होता है क्योंकि जो पाइप होते हैं ना वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं, कुछ तो पहले जमीन के नीचे होते हैं, जल के नीचे होते हैं, तो मौसम का कोई डिपेंड नहीं। अगर ऊपर दिख भी रहे होते हैं किसी इलाके में, जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं या फिर जो गैसीय पाइपलाइन है, तो इस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, परिवहन के साधन के द्वारा पदार्थों की आपूर्ति निरंतर बनी रहती है, कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर खत्म हो रही है तो आपको वहां से बस क्या करना है, एक पाइप लगाना है, वो चालू हो जाएगा वहां से फिर, है ना, ये चीजें हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो पाइपलाइन का भी दूसरा पहलू है नकारात्मक का। तो क्या पहलू है इसका, ध्यान से समझिए। पाइपलाइन परिवहन के दोष, सबसे पहला पाइपलाइन में कोई लोच नहीं होता, यानी कि एक बार अगर इसको हमने बिछा दिया, ठीक है, तो ना तो इसे घटाया जा सकता है और ना ही तो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मान लेते दिल्ली की बात करते हैं, तो इसमें आपने आज़ादपुर से लेके, ठीक है, आज़ादपुर से लेके आपने जो है रिठाला तक, ठीक है, रिठाला तक आपने पाइपलाइन बिछा दी एक बार। अब इस पाइपलाइन को अगर आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, तो ये बहुत ही नामुमकिन है। आप कर सकते हैं लेकिन बहुत खर्चा लगेगा इसमें एक बार बिछाने के बाद में। पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार होता है ना कि कहीं पे विस्फोट हो गया पाइपलाइन की वजह से, अब उसमें ये पता लगाना कि कहाँ पे विस्फोट हुआ, कहाँ पे रिसाव हो रहा है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कहीं पर पाइपलाइन के फट जाने से उसकी मरम्मत करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, कोई जॉइंट करना पाइपलाइन का बहुत मुश्किल है। उसके बाद कुछ इलाकों में सुरक्षा की व्यवस्था करना बहुत कठिन होता है, खास करके जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पे पाइपलाइन की सुरक्षा बहुत मुश्किल हो जाती है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से पाइपलाइन के गुण और दोष आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इंग्लिश में एक्सप्लेन दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके बाद में इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें देखिए अथवा दे दिया गया है आपको, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये क्यों बनाया गया था और इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। तो पहले आपको बताना है कि सूखा संभावित क्षेत्र ये जो विकास कार्यक्रम था ये बनाया क्यों गया था और इसके तहत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। तो आ जाइए ध्यान से पढ़ते हैं। देखो सूखा संभावी विकास क्षेत्र कार्यक्रम, देखो इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है 4th पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना थे। इसका उद्देश्य ये था कि जो भी सूखा संभावित क्षेत्र होते हैं यहाँ पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, साथ ही सूखे की वजह से उत्पादन के साधनों पर जो असर पड़ रहा है इसको कम करके उत्पादन के साधनों को विकसित किया जाए। ठीक है, उसके बाद फिर जब 5वीं पंचवर्षीय योजना अपनाई गई तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक श्रम की आवश्यकता वाले जो सिविल निर्माण के कार्य थे इन पर बल दिया गया था ताकि लोगों को रोजगार और ज़्यादा मिल सके। तो एक प्रकार से जब किसी एरिया में सूखा पड़ जाता है, ठीक है, तो ये सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये कहते हैं कि इन सूखे इलाकों से, मतलब सूखा जो इलाके हैं जहाँ पे सूखा पड़ गया है तो यहाँ पे हम रोजगार का सृजन करेंगे, रोजगार लाएंगे। अब रोजगार लाने के लिए बेसिकली ये बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं, ये चीज़ होती है। अब इसके अंतर्गत सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम का वनीकरण, चरागाह विकास ये कार्यक्रम होते हैं। अर्थात
अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि सूखा संभावित क्षेत्र में जाके उद्योग लगा दोगे आप सीधा और उद्योग चल जाएगा, नहीं। सूखा संभावित क्षेत्र के लिए वहाँ की सूखे को हटाने के लिए ही जो सिंचाई परियोजनाएं होती हैं ये चले जाते हैं, जैसे नहरों का निर्माण, नदियों का निर्माण करवाना, नदियों के लिए पानी निकलवाना, इस प्रकार से, है ना। भूमि विकास कार्यक्रम ये, और चरागाह का विकास। उसके बाद गांव में आधारभूत संरचना जैसे कि विद्युत, सड़क, बाजार, ऋण सुविधाएं और सेवाएं, इन पे बल दिया गया था इसके माध्यम से, ताकि गांव के किसी व्यक्ति को विद्युत, सड़क, बाजार, ऋण सेवा इत्यादि के बारे में कोई टेंशन ना हो। अब इस क्षेत्र की विकास रणनीति में जल, मिट्टी, पौधे, मानव, पशुजन, इन सभी की संख्या के बीच पारिस्थितिक संतुलन पुनर्स्थापन पर ध्यान दिया गया। यानी कि सूखे क्षेत्र में सूखे को मिटाने के लिए ही जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसके तहत वहां के लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, तो अब आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे बच्चों, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए तथा इसके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो आ जाइए देखते हैं, भरमौर क्षेत्र की बात करते हैं। ओके, देखो, भरमौर क्षेत्र विकास योजना भरमौर क्षेत्र के जो निवासी थे इनकी जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और हिमालय के अन्य प्रदेशों के समानांतर ये भी विकास कर सकें, इसके उद्देश्य से शुरू किया गया था। अर्थात हिमालय का क्षेत्र भरमौर, यहाँ पे जो निवासी रहते हैं इनकी जीवन की गुणवत्ता को और अच्छा बनाने के लिए और इस प्रकार से बनाया जाए ताकि हिमालय के अन्य, हिमालय नहीं, हिमाचल की बात हो रही है, ठीक है। एक सेकंड, दोबारा ऐसे समझो। देखो, हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र के जो निवासी हैं इनकी जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अन्य हिमाचली प्रदेशों के लोगों की तुलना में ये भी अपना विकास कर सकें, इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। अब शुरू तो कर दिया गया, कदम क्या क्या उठाए गए इसके लिए। तो सबसे पहला कदम यह था बच्चों कि आधारभूत संरचनाएं इस इलाके की, हिमाचल के भरमौर के क्षेत्र की, जैसे कि विद्यालय, अस्पताल, सबसे पहले इनके विकास पे बल दिया गया, क्योंकि विद्यालय और अस्पताल ही नहीं विकसित होंगे तो लोग शिक्षित नहीं होंगे, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब विद्यालय बन गए, अस्पताल बन गए, फिर बारी आई स्वच्छ जल की, सड़कों की, संचार तंत्र की और बिजली की उपलब्धता की। तो सेकंड पे ये ध्यान दिया गया। तीसरे में चलिए बिजली भी आ गई, सड़कें भी होगी, संचार तंत्र, सब कुछ अच्छा हो गया। अब बारी आती है कृषकों के लिए। तो कृषि के लिए नए एवं पर्यावरण के अनुकूल जो तरीके थे इनको लोगों को सिखाया गया। ठीक है, चलिए कृषि भी हो गई। फिर आए पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके, जैसे कि पशुपालन अच्छे से किया जा सके। ठीक है, अब इसी के कुछ हमारे सामने सामाजिक व आर्थिक लाभ भी निकल कर आए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला ये था कि जब हमने स्कूल बनाई, ठीक है, हमने अस्पताल बनाए, सड़कें, संचार तंत्र, बिजली बनाई, कृषि के नए तरीके दिए, पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके दिए, तो इससे क्या हुआ कि जो जनसंख्या थी ये पढ़ने लिखने लग गई, यानी कि साक्षरता दर अब बढ़ गई थी, खास करके स्त्रियों के लिए, क्योंकि पुरुष काम पे चले जाते थे तो स्त्रियां अपनी पढ़ाई कर लिया करती थी, है ना, ग्रुप बना के एक तरीके से। उसके बाद दालों में खास करके जो अन्य नकदी फसल है इनका उत्पादन तेजी से हुआ, क्योंकि सिंचाई के नए नए तरीके बता दिए गए थे। ठीक है, अब समाज में कुरीतियां फैली थी, बाल विवाह जैसी, तो इनसे मुक्ति मिल गई। ठीक है, इससे लिंगानुपात में सुधार आया और ओवरऑल देखें तो लोगों के जीवन स्तर में, आर्थिक स्तर में बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिला था बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। तो आपको क्वेश्चन 27 के ये दोनों हो गए। अब बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम की। तो वाई वाज ड्राफ्ट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रिएटेड एंड विच प्रोग्राम वाज डन अंडर इट, क्लैरिफाई। तो ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था, इसके बारे में आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला था हमारा कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन फॉर द डेवलपमेंट भरमौर एरिया एंड व्हाट वर द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, क्लैरिफाई। तो देख सकते हैं ये था क्या। ठीक है, तो हिमाचल के प्रदेश के लिए ये चलाया गया था और क्या क्या स्टेप्स उठाए गए थे और क्या क्या इम्पैक्ट इसके पड़ते हैं उसके बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। बड़े ध्यान से पढ़ना बच्चों। क्वेश्चन क्या है, संसार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित जो रोपण कृषि है, ठीक है, रोपण कृषि, आपको इसकी किन्हीं 5 विशेषताओं को बताना है और रोपण कृषि की विशेषताओं को याद करना बहुत आसान है। कैसे सर, आपको एक अच्छा हिंट देता हूं। रोपण कृषि का एक एग्जांपल मान लेते हैं कि चाय है। ठीक है, अब जैसे चाय है
तो चाय को बेसिकली उगाया कैसे जाता है, एक बड़े से बागान में उगाया जाता है। और बड़े से बागान के लिए हमें पैसा जो है ये भी बहुत चाहिए होगा, ठीक है, हमें श्रम बहुत चाहिए होगा, साथ ही हमें समय बहुत देना होगा। और इसमें हम क्या करते हैं, एक बागान में करते हैं तो इसलिए इसको हम बागान खेती भी कहते हैं। और साथ ही इसमें एक बार में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। और ये बेसिकली एक ही प्रकार का बागान होता है, तो एक ही फसली कृषि भी हो गई है ना। बस इन्हीं चीज़ों को आपको याद कर लेना है। तो आ जाइए आपको समझाते अच्छे तरीके से। तो रोपण कृषि की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है इसके अर्थ की। यह एक व्यापारिक कृषि है जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने के लिए चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास इनको उगाया जाता है, ठीक है। रही बात खेतों के आकार की, तो इसमें जो कृषि क्षेत्र है जिसे हम बागान बोलते हैं, इसका आकार बहुत बड़ा होता है, एक खेत से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। उसके बाद पूंजी निवेश, तो बागानों की स्थापना करना, उनको चलाना, उनका रखरखाव, इसके लिए बहुत पैसा लगता है, ठीक है। अब बागान के लिए नई नई तकनीक, नई नई वैज्ञानिक विधियां चाहिए होंगी, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। फिर ये बेसिकली एक एकल फसली कृषि है, यानी कि एक ही फसल उगाई जाती है और एक फसल पर ही ध्यान दिया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, केला, अनानास, इस प्रकार से। रही बात श्रम की, तो इसमें श्रमिकों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और ये स्थानीय तौर पे मिल भी जाते हैं जहाँ होते हैं, खास करके पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। फिर परिवहन के साधन, तो परिवहन के साधन जो है वो सुचारू रूप से विकसित होने चाहिए, जिसके द्वारा बागान और बाजार ये भली प्रकार से जुड़े हों। फिर क्षेत्र की बात आती है, तो इस कृषि को यूरोपीय और अमेरिकी लोगों के अधीन उष्ण कटिबंधीय उपनिवेशों में विस्थापित किया गया, खास करके भारत में, ठीक है बच्चों। भारत में चाय की खेती की शुरुआत किसने की थी, इन्हीं अंग्रेज यानी कि यूरोपीय और अमेरिकी लोगों ने, ठीक है, खास करके जिन्होंने ब्रिटिश लोगों ने, जिन्होंने हम पे राज किया हुआ था। ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया रोपण कृषि के बारे में। अब बात आती है इसके अथवा वाले क्वेश्चन की। अब अथवा में ध्यान से देखो, आपके ना 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक ही है क्या ये वाणिज्य पशुधन पालन? अच्छा एक ही है, चलिए कोई नहीं, एक ही क्वेश्चन है आपका और वो ये है कि संसार में प्रचलित वाणिज्य पशुधन पालन, इसकी किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कोई 5 विशेषताएं क्या हो सकती हैं वाणिज्य पशुधन पालन की? तो आ जाइए देखते हैं। देखो, संसार में प्रचलित वाणिज्य पशुधन पालन की 5 विशेषताएं। देखिए, वाणिज्य पशुधन पालन यानी कि पशुओं का पालन वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए करना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। इट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर इसमें फार्म जो हैं वो स्थायी होते हैं, जो कि विशाल क्षेत्रों पर फैले होते हैं और इनकी छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद चराई के नियंत्रण के लिए बाड़ लगाकर इन इकाइयों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। इनकी चराई के लिए क्या होता है कि किसी खेत के लिए जो चरागाह होते हैं उसमें बेसिकली इस प्रकार से तार लगा दिए जाते हैं, बाड़ लगा दिए जाते हैं, ताकि ये चराई के लिए है, ये अन्य चीज़ों के लिए है, ठीक है। पशुओं की संख्या जो है वो चरागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है, अर्थात पशु कितने रखे जाएंगे ये डिपेंड इस बात पे करता है कि उस व्यक्ति के पास में चरागाह कितना है, ठीक है। क्या वो उन पशुओं को उतना चरा भी पाएगा, उसके लिए खाना एकत्र कर पाएगा, चारा जो होता है, ठीक है। एक विशिष्ट गतिविधि होती है जिसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन में केवल एक ही प्रकार का पशु पाला जाता है, फिर चाहे इसमें प्रमुख भेड़ हो सकता है, बकरी, गाय या बैल या फिर घोड़े हो सकते हैं, कोई एक ही प्रकार के, ठीक है। अब जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो जो घोड़ों के व्यापारी थे, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के, तो वो घोड़े कहाँ से आयात करते थे, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के वो आयात करते थे अन्य कंट्रीज से, भारत के अलावा। तो वहाँ पर वो इसी प्रकार का वाणिज्य पशुधन पालन करते होंगे, ठीक है। पशु फार्म में पशुपालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित होता है, इनके वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है पशुओं के प्रजनन पर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रजनन होगा तो ज़्यादा से संख्या बढ़ेगी, ठीक है, उनके मानसिक सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण के लिए, ठीक है। इस प्रकार से पूरे के पूरे इस वाणिज्य पशुधन पालन में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका आंसर कंप्लीट। तो संसार में प्रचलित वाणिज्य पशुधन पालन की ये विशेषताएं हैं। आई होप आपको 28 भी समझ में आ गया होगा। अब इसके इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं। तो डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रिवेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। फिर साइज ऑफ द फील्ड क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है,
टेक्निकल एंड साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, सिंगल क्रॉप एग्रीकल्चर, लेबर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एरिया, सारी चीज़ें दी गई हैं। ओके, उसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग प्रिवेंट इन दी वर्ल्ड। तो कैसे लिखेंगे, आपके सामने सारे पॉइंट दिए हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके बच्चों, वेल इस प्रकार से आज की इस वीडियो का सेक्शन डी भी खत्म हो गया। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर ए, जो कि है मैप बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड मैप की बात होगी, तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसमें वर्ल्ड मैप दिया गया है। वर्ल्ड मैप पर 7 भौगोलिक विशेषताएं हैं, ABCDEFG, 7 भौगोलिक विशेषताएं हैं जो कि आपको यहाँ पे दी गई हैं। इन्हीं को पढ़ के आपको जो रेखा खींची गई है उस पर नाम लिखना है कि मैप आपको पेपर में बांध के आना है। ठीक है, अब जैसे देखिए जो पहली वाली हमारी जानकारी है, ये एक प्रमुख बंदरगाह है। तो देखते हैं मैप में प्रमुख बंदरगाह कहाँ पे दिया गया है। तो ये रहा, देखो पहला यानी कि ये वाला जो है, ये जो है ये एक प्रमुख बंदरगाह है। अब इस बंदरगाह का क्या नाम है भाई, तो इस बंदरगाह का नाम है बच्चों केप टाउन। ठीक है, क्या नाम है, केप टाउन। ओके, ये आपका केप टाउन हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि एक इंटरनेशनल एयरवे। ठीक है, तो कौन सा है वो, यहाँ पे बी देखेंगे तो ये रहा, और जो बी है आपका ये इंडिकेट करता है रोम को। ठीक है, ए वाला क्या हो गया, ए आपका हो गया केप टाउन, मैं लिखता चलूंगा केप टाउन, और बी हो गया आपका रोम। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका। उसके बाद अगला जो है हमारा कि एक महाद्वीप, एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग। तो समुद्री मार्ग यहाँ पे कौन सा सबसे महत्वपूर्ण दिखाया गया है, सी को, सी देख सकते हैं ये रहा। तो ये कौन सा है, तो ये है बच्चों सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका में निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र कौन सा है। तो दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका की बात हो रही है। तो ये रहा साउथ अमेरिका का ये वाला पॉइंट। अब ये जो डी आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया मैंने आपको कई बार बताया है, ये बेसिकली ब्राजील का कौन सा एरिया है, अमेजोन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका अमेजोन है, तो लिख देंगे यहाँ पे इस प्रकार से आपको नाम लिखना है अमेजन या फिर अमेजोन, वट एवर जैसे लिखना चाहो। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एशिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह। तो एशिया में कौन सा महत्वपूर्ण बंदरगाह यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो ई रहा। ठीक है ना, ई है ना, तो ये कौन सा बंदरगाह बेसिकली चाइना का, ये चाइना का बंदरगाह है आपका शांगचाई। ठीक है, शांगचाई, तो लिखेंगे शांगचाई इस प्रकार से। ओके, 2 क्वेश्चन और हैं आपके मैप के, देखते हैं। तो अगला है कि खानाबदोश पशुपालन का एक क्षेत्र और व्यापक वाणिज्य अनाज कृषि का। तो पशुपालन और अनाज कृषि। तो छठा है हमारा पशुपालन का, तो छठा कहाँ पे दिया गया है बच्चों हमारा, ई के बाद में एफ, एफ का है हमारा, ये रहा एफ जो है, ये रहा ई एफ। तो ये क्या है हमारा, एक खानाबदोश पशुपालन का है। तो ये यानी कि ये रहा देखो ट्रॉपिकल अफ्रीका यानी कि नॉर्थ अफ्रीका। उसके बाद में जो वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र है ये वाला ऑस्ट्रेलिया के नीचे, तो ये कौन सा है, कैटबरी। ठीक है, कैटबरी। ओके बच्चों, कैटबरी है बेसिकली। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड मैप। अब देखो बच्चों, आपके वर्ल्ड मैप के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको 25 मिनट्स के अंदर आपकी बुक 1 यानी कि वर्ल्ड के सारे मैप मैंने आपको समझाए हुए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों जरूर देखो, हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि उस एक ही वीडियो में आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो जाके जरूर देखो, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे मैप की। दूसरा मैप हमारा इंडिया का रहेगा। अब इंडिया के मैप पे देखिए आपको क्या क्या दर्शाना है। तो इंडिया के मैप पे भी आपको 7 चीज़ें जो हैं ये दर्शानी है, और इंडिया के मैप पे आपको अंडरलाइन करके नहीं देगा, आपको खुद से बताना होगा कि कौन सा कहाँ पे है। ओके, जैसे कि आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह क्या नाम है, तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण कोयला खदान का क्या नाम है, रत्नागिरी लॉयस खदानें कहाँ पे हैं, गुजरात में एक तेल रिफाइनरी कहाँ पे है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, और केरल में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो ऐसे आपको जानकारी दी गई है, इसको आपको इंडिकेट करना है कोई 5। तो आज इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका मैप है खाली। अब क्या क्या इंडिकेट करना है तो वो देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे था हमारा ए। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे देखें सर,
क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है हमारा? तो आंध्र प्रदेश में बच्चों हमारा यहाँ पे विशाखापट्टनम, ठीक है। कौन सा है? विशाखापट्टनम एक महत्वपूर्ण बंदरगाह। उसके बाद तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण कोयला खदान। तो तमिलनाडु में कौन सी कोयला खदान है बच्चों? नेव्यली। कौन सी है? नेव्यली। ओके, अगला देखते हैं। रत्नागिरी लॉ अयस्क खदान है। तो रत्नागिरी लॉ अयस्क खदान है कहाँ पे बच्चों? रत्नागिरी है महाराष्ट्र में, इस वाली जगह पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4, गुजरात में एक तेल रिफाइनरी। तो गुजरात में एक तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? ये रही जामनगर। 3 से 4 है, जिसमें से एक गुजरात की जामनगर है। ओके, अगला क्वेश्चन, जूट के नहीं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस में पाया जाता है? बिहार में। सबसे ज्यादा बिहार में पाया जाता है बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन कि जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिमी बंगाल, ठीक है, पश्चिमी बंगाल। उसके बाद में आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, केरल में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो केरल में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है बच्चों? तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे नीचे की साइड में आपका तिरुवनंतपुरम आ जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका इंडिया का मैप हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि इंडिया के मैप के लिए भी आपके एक अराउंड 20+ मिनट की एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और इस वन शॉट वीडियो के अंदर आपके हम इंडिया के सारे मैप इनको डिस्कस करेंगे। और इंडिया के मैप की वीडियो जैसे ही बनेगी उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको जाके जरूर से देख लेना बच्चों। तो इस प्रकार से आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड हो जाती है। और आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वीडियो को एंड करने के लिए, और वो ये है कि आपके कम टाइम को देखते हुए, ठीक है, हमने आपके हिस्ट्री के लिए 20+ या बच्चों 20+ हिस्ट्री के लिए और 20+ पॉलिटिकल साइंस के लिए हमने सैंपल पेपर तैयार किए हैं। और तकरीबन 1 से 1.5 महीना लगा है मैंने बनाने में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस इन पेपर्स के अंदर लिए गए हैं, जो कि आपको आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर आप इनको बाय करेंगे तो आपकी तैयारी नो डाउट बहुत अच्छी से बहुत बेहतर होगी, ठीक है। तो आज इन्हें बाय कीजिए। बाय करने के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट सिर्फ आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जाएंगे तो मैसेज करेंगे, मैसेज में हाय बोलेंगे तो आपको ये 199 प्राइस बताएंगे। लेकिन हाय के साथ ही अगर आपने ये कोड लिख दिया GSK10 तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा सिस्टम के अकॉर्डिंग, और आपका नंबर 99 रुपीज़ वाले सेक्शन में पहुंच जाएगा। तो आपको 20 सैंपल पेपर एक सब्जेक्ट के 99 में मिलेंगे, ठीक है। अभी आपका कॉम्बो ऑफर एंड है क्योंकि हिंदी आपका खत्म हो चुका है। अभी हम बेसिकली आपके लिए ना फिजिकल भी बना रहे हैं, ठीक है। आज बेसिकली डेट हो गई आपकी 23-24 फरवरी, ठीक है। तो 1 मार्च तक आपकी फिजिकल भी तैयार हो जाएगी। फिर एक बार फिर से आपके हम कॉम्बो ऑफर ला देंगे, ठीक है। अभी के लिए आप हिस्ट्री या पॉलिटी में से जो खरीदना है खरीद सकते हैं। फिर फिजिकल के लिए हम ला देंगे 20+ सैंपल पेपर, ठीक है बच्चों। और ये सैंपल पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ PDF फॉर्म में मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो जाइए आज ही बाय कीजिए और तैयारी को अच्छे से कीजिएगा। और रही बात आपकी ज्योग्राफी की तैयारी के लिए, तो अभी केवल ये एक ही सैंपल पेपर हुआ है। अभी आपके हम कम से कम 4 से 5 और भी सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको करवाएंगे बच्चों, ठीक है, जिनकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों बहुत अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।